हेलो दोस्तों, राम राम। एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपन बात कर रहे थे राजस्थान हिस्ट्री के बारे में, जिसके अंदर से अपन चर्चा कर रहे थे मेरे भाई मेवाड़ के इतिहास के बारे में। मेवाड़ के इतिहास के अंदर से साथियों अपन उदय सिंह तक देख चुके थे। आज बात करेंगे मेरे भाई महाराणा प्रताप के बारे में। महाराणा प्रताप का जो शासनकाल था मेरे भाई 1572 से 1597 में आपको देखने को मिलता, तो उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे मेरे भाई। तो सबसे पहले बात करें, देखो साथियों, मेवाड़ का उत्तराधिकार का संकट अपने को देखने को मिलेगा जो महाराणा उदय सिंह सेकंड ने अपनी प्रिय रानी, याद रखना मेरे भाई, धीर भाई भटियाणी के प्रभाव में आकर उनके पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी क्या कर दिया जाता है, घोषित कर दिया जाता है। बाद में साथियों बात करें तो देखो साथियों, रानी धीर भाई जैसलमेर के बाटी शासक लूणकरण की बेटी थी, ये भी याद रखना। दूसरा बात करें तो मेरे भाई यह निर्णय मेवाड़ की ज्येष्ठ पुत्र परंपरा के विरुद्ध था, क्योंकि प्रताप उदय सिंह के सबसे बड़े पुत्र थे, याद रखना। अब देखते हैं, जैसे उदय सिंह है, उस उदय सिंह के परिवार के बारे में अपन बात करते हैं। उदय सिंह सेकंड है, तो इनकी रानियों के बारे में अपन बात करते हैं मेरे भाई। 3 रानियां आपको देखने को मिलती हैं। तो देखो साथियों, नाम आता है सबसे पहले रानी धीर भाई भटियाणी, जो जैसलमेर के बाटी शासक लूणकरण की बेटी थी। और इनका जो पुत्र होता है मेरे भाई जगमाल होता है, और उसको साथियों क्या कर दिया जाता है, उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरी जो रानी आती है रानी सज्जाबाई या फिर सहजोबाई, जो टोडा के राव सोलंकी की पुत्री थी, याद रखना। इनके आपको 2 पुत्र देखने को मिलेंगे, एक का नाम आता है शक्ति सिंह और दूसरे का नाम आता है वीरमदेव। ठीक है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, तीसरी जो रानी का नाम आता, उनका नाम आता है जयवंताबाई, जो पाली के शासक अक्षराज सोनकरा की पुत्री थी। और इनका जो पुत्र था वो था राणा प्रताप, जो सबसे ज्येष्ठ माना था। ठीक है, मतलब कि ज्येष्ठ था ये। अब यहाँ पर से क्या होता है कि साथियों, जैसे ही जगमाल है ना गद्दी पर बैठता है, तो मेवाड़ के अंदर से मौन क्रांति स्टार्ट हो जाती है। तो उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखो साथियों, यहाँ पर से मेवाड़ की मौन क्रांति, यहाँ पर से साथियों क्या होता है कि प्रताप का राज्यारोहण आपको देखने को मिलता है। उदय सिंह की मृत्यु के बाद जगमाल को गद्दी पर बैठने का प्रयास किया। ठीक है। और इसका विरोध साथियों मेवाड़ के सामंतों ने किया, याद रखना, जिसका नेतृत्व बात करें तो अक्षराज सोनगरा, जो प्रताप के नाना थे। और दूसरा बात करें मेरे भाई, नाम आता है राम सिंह तंवर, जो ग्वालियर के थे। ठीक है। बाद में क्या होता है साथियों, एक निर्णायक भूमिका आपको देखने को मिलती है। तो सलुम्बर के सामंत कृष्णदास चुंडावत ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए महाराणा प्रताप को क्या किया मेरे भाई, राजगद्दी पर बढ़ाया था, याद रखना है। अब देखते हैं थोड़ा सा अपन जगमाल के भविष्य के बारे में। तो देखो यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा, राजगद्दी न मिलने से नाराज होकर साथियों जगमाल है वो मुगल दरबार में अकबर के पास चला गया था। अकबर ने उसे प्रसन्न होकर साथियों आंधी और जहाजपुर, याद रखना मेरे भाई, आंधी और जहाजपुर जागीर दी थी, ये भी याद रखना। अंतिम परिणति के बारे में बात करें तो मेरे भाई 1583 में दत्तानी के युद्ध में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, याद रखना है। ठीक है। आगे बात करते हैं मेरे भाई महाराणा प्रताप के बारे में। अपन देखते हैं महाराणा प्रताप का जो शासनकाल था वो 1572 से लेकर 1597 तक था। इनका जो जन्म होता है मेरे भाई 9 मई 1540 को होता है, बोले तो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को होता है। स्थान कहाँ था मेरे भाई, कटारगढ़ के अंदर से होता है। और कटारगढ़ में भी कहाँ पर, बादल महल की जूना कचेरी के अंदर से इनका जन्म होता है, जो कुंभलगढ़ के अंदर है। ठीक है मेरे भाई। इनके माता पिता के बारे में बात करें तो माता पिता के बारे में बात आती है तो साथियों जयवंता बाई आती है माता, और पिता बात करें तो उदय सिंह सेकंड आ जाता है। इनके जो नाना थे वो अक्षराज सोनगरा थे, जो पाली के थे। मामा के बारे में बात करें तो मानसिंह सोनगरा आपको देखने को मिल जाते हैं। ये तो आपने देखा इनके जीवन के बारे में। अब इनका जीवन किस प्रकार से बीतता है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो साथियों, प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करते हैं तो प्रताप के उपनाम और प्रारंभिक जीवन के बारे में। तो बचपन का नाम था मेरे भाई कीका। भील समुदाय में छोटे बच्चे को कीका कहा जाता है, थोड़ा सा याद रखना। उपनाम बात करें तो मेरे भाई मेवाड़ का केसरी इनको कहा जाता है। साहित्यिक नाम बात करें तो इनको पाथल कहा जाता है। प्रारंभिक जीवन बात करें तो मेरे भाई बचपन कुंभलगढ़ में बीता था। मेड़ता के जयमल राठौड़ से साथियों यहाँ पर से तलवारबाजी सीखी थी, ये भी याद रखना है। अब चर्चा करते हैं जो प्रताप का परिवार है उसके बारे में। तो देखो साथियों, यहाँ पर से महाराणा प्रताप के कुल 17 बेटे थे। प्रमुख रानियों के बारे में बात करें तो मेरे भाई याद रखना, अजबदे पंवार आ जाती है, जो बिजोलिया के सामंत रामरख की पुत्री थी। ठीक है। और अमर सिंह की माँ थी, ये भी थोड़ा सा याद रखना। यह एकमात्र रानी थी जो प्रताप के साथ जंगलों में रही थी, याद रखना है। दूसरा बात करते नाम आता है धीरज बाई, जो जैसलमेर की राजकुमारी थी, ये भी याद रखना है। फूल कंवर के बारे में बात करें तो मालदेव के पुत्र राम सिंह की ये साथियों पुत्री थी, ये थोड़ा सा याद रख लेना। अब बात करते हैं मेरे भाई महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब होता है। तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक मेरे भाई 1572 में होता है।
तो सबसे पहले बात करें तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक दो टाइप से होता है। किस प्रकार से? प्रथम राज्याभिषेक होता है मेरे भाई 28 फरवरी 1572 को होता है। कहाँ पर से? महादेव बावड़ी गोगुंदा के अंदर से होता है। ठीक है। इस समय साथियों करसनदास चुंडावत ने प्रताप की कमर पर क्या बांधी थी? शाही तलवार बांधी थी, ये याद रखना है। अब साथियों विधिवत रूप से कब होता है? तो राज्याभिषेक महोत्सव के अंदर से साथियों कुंभलगढ़ दुर्ग में होता है। इस महोत्सव में मारवाड़ के रावचंद्र सेन ने भी भाग लिया था, याद रखना। जब साथियों महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हो जाता है, राज्याभिषेक हो जाने के बाद में साथियों उस समय मेवाड़ की स्थिति के बारे में अपन बात करते हैं। बोले तो तात्कालिक स्थिति के बारे में बात करें तो तात्कालिक स्थिति में मेवाड़ की स्थिति आपको किस प्रकार से देखने को मिलेगी? एक तो गोगुंदा और एक कुंभलगढ़, यही आपको मेवाड़ के मतलब कि इनके पास में अधीन था। ठीक है। और जैसे चित्तौड़, रायला, शाहपुरा, बदनौर, ये साथियों मुगलों के अधीन आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है। यहाँ पर से सारी चीज़ें लिखी गई हैं। जब महाराणा प्रताप गद्दी पर बैठे तब चित्तौड़, शाहपुरा, बदनौर, रायला जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र मुगलों के कब्जे में थे। ठीक है। उनके सामने न केवल अपने पिता के निर्णय को पलटने की चुनौती थी, बल्कि मेवाड़ में खोए हुए गौरव और भूमि को पुनः प्राप्त करने की विशाल कार्य करना भी महाराणा प्रताप का मैन कर्तव्य था। ठीक है। अब बात करते हैं मेरे भाई अकबर की सुलह ए कुल की नीति के बारे में। अकबर की जो सुलह कुल की जो नीति थी उसके बारे में अपन बात करें तो अकबर ने राजपूतों के साथ में सुलह कुल मतलब कि सभी के साथ शांति की नीति का पालन किया, याद रखना। इस नीति का जो उद्देश्य था मेरे भाई, तो याद रखना मेरे भाई, इस नीति का मैन रूप से बात करें तो साथियों अगर कोई प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता तो उसको अधीनता स्वीकार कराता था। यदि कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं करता तो उसके विरुद्ध युद्ध की नीति अपनाई जाती थी। इस नीति के तहत साथियों अकबर ने महाराणा प्रताप के पास 4 दूत भेजे थे। उसको बोला था कि महाराणा प्रताप को आप हमारी अधीनता स्वीकार कर लो वरना युद्ध के लिए तैयार रह जाओ। और अब ये 4 दूतों के अंदर से बहुत बार सवाल पूछा जाता है, देखो मेरे भाई। तो यहाँ पर से अपन देखो साथियों अकबर के पास के 4 शांति दूत अपन बात करते हैं, मतलब कि शिष्टमंडल भी आपको दे सकता है। तो अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए 1572 से लेकर 1573 के बीच 4 दूत भेजे थे। ठीक है। कौन कौन सा आता है? जलाल खां कोचरी तो नवंबर 1572 में गया था। मानसिंह प्रथम 1573 में गया था। भगवंत दास सितंबर 1573 में गया था। और टोडरमैन मेरे भाई 1573 में गया था। तो इनका क्रम आपसे पूछा जाता है कि किसको पहले भेजा था, किसको बाद में भेजा था, या फिर आपको मिलान वाला क्वेश्चन भी दे सकता है मेरे भाई, कौन पहले गया था कौन बाद में गया था। ठीक है। तो इसको याद रख लेना मेरे भाई। जमा भाटो से भी आप याद रख सकते हो या फिर JMBT से भी याद रख सकते हो। किससे याद रख सकते हो मेरे भाई? JMBT से भी याद रखना। नवंबर 1572 में जलाल खां कोचरी गए थे। मानसिंह प्रथम 1573 में गए थे जून के अंदर से। ये बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना मेरे भाई। ठीक है। आगे बात करते हैं, देखो साथियों प्रथम दूत के बारे में बात करते हैं। मानसिंह से ही मुलाकात होती है और किसी से मुलाकात नहीं होती है। औरों को तो बाहर वैसे ही मिलजुल कर उसे भेज दिया जाता है। यहाँ पर से बात करें तो मानसिंह है वो डूंगरपुर के शासक आसकर्ण को पराजित कर सीधे मेवाड़ गए थे। ठीक है। वह स्वयं प्रताप से नहीं मिले, उनकी मुलाकात उदय सागर के पास युवराज अमर सिंह से हुई। ठीक है। कुछ इतिहासकार साथियों यह मुलाकात गोगुंदा में भी मानते हैं, थोड़ा सा याद रखना। यह मुलाकात असफल रही और इसने दोनों पक्षों के बीच में क्या कर दिया मेरे भाई? तनाव पैदा कर दिया गया। ठीक। मतलब किससे निष्कर्ष निकलता है कि महाराणा प्रताप किसी से भी नहीं मिले, जो 4 दूत गए थे वो किसी से भी नहीं मिले। ठीक है। मतलब महाराणा प्रताप के द्वारा जो खुद होते हैं वो किसी से भी नहीं मिलते हैं 4 दूतों के अंदर से। अब बात करते हैं मेरे भाई शांति प्रयासों का अंत हो जाता है। 4 शांति अभियान क्या रहते हैं मेरे भाई? असफल रहते हैं। मतलब कि साथियों वो तो मिल नहीं पाते तो साथियों वहाँ पर से सुलह वाली चीज़ें नहीं हो पाती हैं। बाद में क्या रहता है मेरे भाई? अब्दुल रहीम खाना ने लिखा तुर्की नष्ट हो जाएगा परंतु महाराणा के वचन और स्वाभिमान शाश्वत रहेंगे। शांति प्रयासों की विफलता के बाद में अकबर ने महाराणा प्रताप के प्रति क्या बनाई? आक्रमण की नीति अपनाई थी। ये थोड़ा सा याद रखना। तो यहाँ पर से क्या होता है मेरे भाई? अब होता है किसका? युद्ध होता है। उस युद्ध के बारे में बात करते हैं। युद्ध की तैयारी के बारे में बात करें तो अपन देखते हैं हल्दी घाटी का मंच के बारे में। यहाँ पर से देखो साथियों युद्ध की योजना अजमेर के मेघनेश दुर्ग में बनी थी। अकबर स्वयं 1576 में अजमेर आया था, याद रखना। इनके मुगल सेनापतियों के बारे में बात करें तो अकबर ने मानसिंह को महाराणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध का नेतृत्व सौंपा था, याद रखना है। मुगल सेना का जो पड़ाव होता है, मानसिंह 3 अप्रैल 1576 को अजमेर से रवाना होकर मांडलगढ़ मोही से होते हुए साथियों मोलेला गांव खमनोर पहुंचा था, याद रखना है। ठीक है। जो आपको इस मैप में दिखा रखा है।
अब बात करते हैं मेरे भाई जो इस युद्ध की पृष्ठभूमि के बारे में। तो साथियों, अकबर की सेना का जो प्रधान सेनापति होता है वो मान सिंह प्रथम कछुआ होता है। यह मान सिंह की प्रधान सेनापति के रूप में पहली लड़ाई थी, याद रखना। महाराणा प्रताप मेरे भाई कुंभलगढ़ से गोगुंदा की तरफ अपनी सेना लेकर आते हैं, जो आपको इस मैप में दिखा रखा है। मेवाड़ी सेना का जो पड़ाव रहता है मेरे भाई गोगुंदा और खमनौर की पहाड़ियों के मध्य लोहा सिंह ग्राम में रहता है। कहाँ पर रहता है मेरे भाई? लोहा सिंह ग्राम के अंदर से रहता है, थोड़ा सा याद रखना। युद्ध का जो क्षेत्र रहता है मेरे भाई खमनौर व हल्दी घाटी का मैदानी इलाका रहता है, थोड़ा सा याद रख लेना। अब बात करते हैं मेरे भाई प्रताप की सेना व्यूह रचना और व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला नाम आता है मेरे भाई हरावल। सेना का जो अग्रभाग होता है उसको कहा जाता है। इसका जो नेतृत्वकर्ता कौन थे? हकीम का सूर थे। दूसरा बात करें चंदावल, जो सेना का पश्चिम भाग आपको देखने को मिलता है। इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? पूंजाबिल थे, याद रखना है। अन्य सहयोगियों के बारे में बात करें तो पुरोहित, जगन्नाथ और गोपीनाथ आपको देखने को मिलते हैं। और प्रताप का जो नियंत्रण केंद्र था मेरे भाई वो था केलवाड़ा। और प्रमुख शास्त्रागार था मेरे भाई वो कौन सी थी? मायरा की गुफा, ये भी याद रखना है। सेना का जो अंतिम पड़ाव था वो मेरा भाई लोहा सिंह गांव आपको देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा याद रख लेना। अब अपन थोड़ा सा देख लेते हैं मेरे भाई यहाँ पर से जो मेवाड़ी सेना है उसका हरावल भाग के बारे में। हरावल भाग के बारे में बात करें तो मेरे भाई एक तरफ बाईं तरफ, दाईं तरफ और केंद्रीय तरफ अपन बात करते हैं। बाईं ओर मेरे भाई रामसा तंवर, दूसरा नाम मेरे भाई नाम आता है शालीवाहन, प्रताप सिंह, भवानी सिंह और भामासा और ताराचंद रहते हैं। केंद्र में मेरे भाई महाराणा प्रताप, हकीम कासूर, रामदास राठौड़, भीम सिंह टोडिया ये रहते हैं। दाईं तरफ मेरे भाई झालाबीदा, मान सिंह जो मान सिंह सोनगरा हैं वो रहते हैं, करसनदास जो सलूम्बर के रहते हैं और रावत सांगा रहते हैं। ये थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं मुगल सेना का व्यूह रचना के बारे में अपन बात करते हैं। मुगल सेना का जो प्रधान सेनापति रहता है वो मान सिंह प्रथम रहता है। हरावल जो अग्रभाग का जो नेतृत्व करता रहता है जगन्नाथ कछुआ रहता है। चंदावल मतलब के पीछे का भाग का जो नेतृत्व करता कौन है? मेहतर खां रहते हैं, ठीक है। अन्य सहयोगियों के बारे में बात करें तो आसफ खां, गाजी खां, सैयद अहमद खां, सैयद हसीम खां, सैयद राजू खां, राजू राजा और ख्वाजा गयासुद्दीन आदि ये सारे के सारे साथियों इसके अन्य सहयोगी रहते हैं, ठीक है। तो इस युद्ध के अंदर से आपने क्या क्या देखा मेरे भाई? यहाँ पर से सेनाओं की ये देखी रचना देखी आपने कि आगे का भाग का नेतृत्व कौन कर रहा है, पीछे का कौन कर रहा है, ठीक है, मध्य का कौन कर रहा है। अब बात करते हैं मेरे भाई सैनिकों के आधार पर एक तुलना किस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। मोहनोत नैन से ये कहते हैं कि मेरे भाई मुगल सैनिक थे वो 40,000 थे, जबकि प्रताप की सेना में 9 से 10,000 सैनिक थे। वहीं पर बदायूनी के अनुसार बात करें तो मेरे भाई मुगल सेना में 5,000 सैनिक थे, प्रताप की सेना में 3,000 सैनिक थे, ठीक है। कर्नल टोड के अनुसार बात करें तो मेरे भाई इस युद्ध के अंदर से 22,000 राजपूत सैनिक मैदान में उतरे थे, जिसमें से 14,000 ने वीरगति को प्राप्त किया था। ये थोड़ा सा याद रखना। इतना आप देख चुके हो, युद्ध की रचना आप देख चुके हो, कौस कैसे यहाँ पर से देखा। अब बात करते हैं युद्ध के प्रारंभ के बारे में। तो देखो साथियों, युद्ध का आरंभ होता है, उसका प्रथम चरण अपन देखते हैं 18 जून 1576 को होता है। प्रारंभ में प्रताप की सेना का भीषण प्रहार हुआ, जिससे मुगल सेना में भगदड़ मच गई और स्वयं बदायूंनी भी भाग खड़ा हुआ। निर्णायक मोड़ के बारे में बात करें तो मेरे भाई याद रखना, मेहतर खां द्वारा बादशाह अकबर के आने की क्या की जाती है? झूठी अफवाह फैलाई जाती है। जिस अफवाह के साथ साथ क्या होता है कि जो हतोत्साहित मुगल होते हैं उनमें से पुनः लड़ने का आपको देखने को मिलेगा कि जोश आने लग जाता है, वो दोबारा से लड़ने लग जाते हैं। ये देखा आपने पहला चरण। अब बात करते हैं मेरे भाई दूसरा चरण आपको देखने को मिलेगा जो रक्त तलाई मैदान का है, ठीक है। पहले मोर्चे में सफल होने के बाद राजपूत सेना बनास नदी के किनारे वाले मैदान बोले तो रक्त तलाई खमनौर में आ गई थी। यहाँ पर पुनः युद्ध आरंभ हो जाता है। इस चरण की सबसे बड़ी विशेषता है कि मेरे भाई यहाँ पर से हाथियों की लड़ाई हुई थी, याद रखना है, ठीक है। अब हाथियों की लड़ाई हुई तो मेरे भाई महाराणा प्रताप की तरफ से कौन कौन से हाथी थे और यहाँ पर से बात अकबर की तरफ से कौन कौन से हाथी थे उनके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। ये रहा मेरे भाई यहाँ पर से प्रसिद्ध हाथियों का युद्ध। राणा प्रताप की तरफ से साथियों लूणा राम प्रसाद, जो अकबर इस हाथी को अपने दरबार में ले गया और इसका नाम पीर प्रसाद रख दिया था, ये थोड़ा सा याद रखना है। अकबर की तरफ से बात करें तो मेरे भाई मर्दाना, जो मानसिंह का हाथी था। दूसरा बात करें गजराज, गजमुक्ता, हवाई, रणमंदर, ये साथियों अकबर की तरफ से लड़े गए हाथी थे। और इधर बात करें तो मेरे भाई राणा प्रताप के ये हाथी थे, ठीक है। अब लास्ट में आपको देखने को मिलेगा युद्ध का शौर्यपूर्ण क्षण देखने को मिलेगा। यहाँ पर से आपको क्या देखने को मिलेगा? महाराणा प्रताप ने तलवार की एक ही वार में मुगल सेनानायक बहलोल लोधी, याद रखना मेरे भाई
बहलोल लोदी एवं उसके घोड़े का वध कर दिया। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि साथियों घोड़े और बहलोल लोदी को बीच में से काट दिया महाराणा प्रताप ने। दूसरा बात करें, महाराणा प्रताप ने अपने घोड़े चेतक की सहायता से साथियों मानसिंह पर आक्रमण किया, जिससे चेतक का पैर घायल हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, याद आगे बात करना। देखो दूसरा दे रखा है कि जब प्रताप मुगल सेना से घिर गए तो झालाबीदा, याद रखना मेरे भाई, झालाबीदा या फिर मन्ना ने अब राणा का मुकुट अपने सिया पर साथियों क्या करते हैं, सर पर धारण करते हैं और बाद में वो वीर गति पर प्राप्त हो जाते हैं। थोड़ा सा याद रखना। अब बात करते हैं प्रताप का पलायन और चेतक के बलिदान के बारे में बात करते हैं। घायल अवस्था में राणा प्रताप युद्ध के मैदान से निकल गए और बलीचा नामक स्थान पर उनके घोड़े चेतक की मृत्यु हो गई। ये थोड़ा सा याद रखना। इसी दौरान प्रताप के भाई शक्ति सिंह जो मुगल सेना में थे, बहादुरता प्रेम के कारण साथियों प्रताप का पीछा कर रहे 2 मुगल सैनिकों को यहाँ पर से मार गिराया। शक्ति सिंह ने अपना घोड़ा, याद रखना मेरे भाई, त्राटक महाराणा प्रताप को दिया। जानकारी स्रोत के बारे में बात करें तो मेरे भाई आ जाता है अमर काव्य वंशावली से मिलती है। दूसरा आ जाता है राज प्रशस्ति। एक आता है साथियों संगत रासो, जो इसकी रचना गिरधर आसिया के द्वारा की जाती है, इससे जानकारी मिलती है। ठीक है, आगे बात करते हैं युद्ध में वीरगति प्राप्त करने वाले प्रमुख नायकों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला नाम आता है हकीम कांसूर, जो हरावल के प्रधान सेनापति। यहाँ पर से बात करें तो इनका जो मकबरा है वो खमनोर राजसमंद में है। दूसरा बात करते हैं, नाम आता है साथियों राम सिंह तोमर, जो ग्वालियर से थे। अपने 3 पुत्र, जिसमें से नाम आता है साथियों शालीवाहन सिंह, दूसरा भवानी सिंह और प्रताप सिंह के साथ में वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। दूसरा बात करते हैं मान सिंह सोनगरा, वो भी यहाँ पर से वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। झालाबीदा, याद रखना मेरे भाई, मन्ना जो प्रताप का राज मुकुट पहनकर शहीद हुए थे, ये भी याद रखना है। अब बात करते हैं इस युद्ध का परिणाम क्या रहता है उसके बारे में। राजपूत स्रोतों के अनुसार राजविलास या फिर राज प्रशस्ति में महाराणा प्रताप विजय हुए। वहीं पर बात करें तो मेरे भाई जो फारसी इतिहासकार रहते हैं वो अकबर की विजय बताते हैं। ठीक है, निर्णायक ये रहता है मेरे भाई कि यह एक अनिर्णायित युद्ध था। मानसिंह अपने मुख्य उद्देश्य मतलब कि प्रताप को पकड़ना और अधीनता स्वीकार करने में असफल रहा था। मैंने रूप से बात करें तो मेरे भाई प्रताप को अधीनता स्वीकार करना है या फिर उनके जो प्रताप को पकड़ना ही मेन उद्देश्य था इस युद्ध का, लेकिन वो नहीं कर पाते, तो अपने इससे मान सकते हैं कि प्रताप इसमें विजयी रहे थे। और इस युद्ध के बाद में साथियों प्रताप उनके घायल सैनिक कोल्यारी गांव पहुंचे और अपना इलाज करवाया तथा याद रखना मेरे भाई आवरगढ़ को अपनी अस्थायी राजधानी बनाया था, याद रखना है। ठीक, अब चर्चा कर लेते हैं जो हल्दी घाटी है उसका एक मुख्य सार के रूप में अपन देख लेते हैं। कब होता है? 18 जून 1576 को होता है। पक्ष बात करें तो मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगल में 2 मेवाड़ सेना मतलब कि सेनापति रहते हैं मान सिंह। प्रमुख मेवाड़ी नायक बात करें तो हकीम कांसूर, पूंजा भील और झाला मन्ना और राम सिंह तंवर थे। प्रमुख घटनाओं के बारे में बात करें, रक्त तलाई का युद्ध, हाथियों की लड़ाई, चेतक का बलिदान, शक्ति सिंह का सहयोग, यह आपको देखने को मिलता है। इसका जो परिणाम होता है मेरे भाई अनिर्णायित रहता है, परंतु जो प्रताप के सैनिकों ने रणनीतिक उद्देश्यों के ऊपर विजय पाई थी, ये भी याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं हल्दी घाटी युद्ध के उपनामों के बारे में। अबुल फजल कहते हैं मेरे भाई आईन अकबरी में इसको क्या कहा जाता है? खमनोर का युद्ध कहा जाता है। ठीक है, दूसरा बात करें अब्दुल कादरी बदायूनी के बारे में बात करें तो नाम आता है मेरे भाई मुंतखब उल तवारीख कहा जाता है। इस युद्ध में बात करें तो मेरे भाई इस युद्ध का संजीव वर्णन किया है, यह भी थोड़ा सा याद रखना। दूसरा बात करें इसको गोगुंदा का युद्ध, हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड बात करें तो मेवाड़ की थर्मोपल इसको कहा जाता है। दूसरा बात करें मेरे भाई LS श्रीवास्तव बात करें तो यहाँ इन्होंने क्या संज्ञा दी है मेरे भाई? बादशाह बाग की संज्ञा दी है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। अब बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर से युद्ध का परिणाम और अनिर्णायित संघर्ष के बारे में अपन बात करते हैं। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध अनिर्णायित रहा। ठीक है, दूसरा बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक क्या कहती है? चंद्रशेखर शर्मा के शोध के अनुसार महाराणा प्रताप को विजयी बताया है। दूसरा बात करते हैं अकबर की प्रतिक्रिया के बारे में। मानसिंह को मुगल दरबार में आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दूसरा बात करें उसने 4 वर्षों के लिए खिंचीवाड़ा क्षेत्र झालावाड़ से नियुक्त किया गया था, ये भी थोड़ा सा याद रखना है। क्यों किया गया मेरे भाई अकबर के द्वारा? तो अकबर के द्वारा मानसिंह को इसलिए किया गया क्योंकि साथियों ना तो वह अधीनता स्वीकार करा पाया प्रताप को और ना ही वो पकड़ पाया, इससे नाराज होकर उसने ये काम किया। आगे बात करते हैं युद्ध के तात्कालीन परिणाम के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इस युद्ध के बाद में साथियों अकबर का क्या होता है कि उदयपुर पर कंट्रोल हो जाता है। 1576 में अकबर स्वयं उदयपुर आया और अपना नियंत्रण स्थापित किया
और उदयपुर का नाम बदल दिया गया मेरे भाई। नाम क्या रखा गया था, याद रखना, मोहम्मदाबाद रखा गया था। प्रशासन के बारे में बात करें तो मेरे भाई जगन्नाथ कछवा और फर्रुद्दीन खां को सौंपा गया था, याद रखना है। महाराणा प्रताप की अस्थायी राजधानियों के बारे में बात करें, युद्ध के पश्चात राणा प्रताप पहले रणकपुर और फिर इडर चले गए थे, ठीक है। और उनकी जो राजधानियां बनाई गई थी उनके बारे में बात करें तो नाम आता है आवरगढ़, जो कोल्यारी उदयपुर में है। दूसरा बात करें मेरे भाई, नाम आता है केलवाड़ा, जो राजसमंद में आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब चर्चा करते हैं अकबर का जो मेवाड़ अभियान है 1576 में 1584 तक चलता है। पर महाराणा प्रताप को अधीन करने के लिए अकबर द्वारा भेजे गए प्रमुख अभियानों के बारे में बात करते हैं। तो कौन कौन सा आता है, भगवंत दास 1576 में गया। फिर आता है मेरे भाई शाहबाज खां, जो 3 बार गया था, याद रखना, अक्टूबर 1577, दिसंबर 1578, नवंबर 1589 को गया। फिर आता है मेरे भाई अब्दुल रहीम खान ए खाना, जो 1580 में गया था। फिर बाद में जाता है जगन्नाथ कछवा, जो सबसे लास्ट में जाता है 1584 में, याद रखना है। ये बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको याद रख सकते हो, BSAJ से भी याद रख सकते हो। सबसे पहले कौन गया, भगवंत दास गया। सबसे लास्ट में कौन गया, जगन्नाथ कछवा गया। सबसे ज़्यादा बार कौन गया, शाहबाज खां गया 3 बार, ठीक है। आगे बात करते हैं मेरे भाई कुंभलगढ़ का युद्ध। कुंभलगढ़ युद्ध के बारे में बात करें तो 3 अप्रैल 1578 को होता है। किसके बीच होता है मेरे भाई, तो याद रखना, शाहबाज खां और मानदेव सोनग्राम, जो प्रताप द्वारा नियुक्त किए गए थे, उनके मध्य होता है। परिणाम यह रहता है कि शाहबाज खां इसमें से विजय रहते हैं। किले का साथियों प्रशासक है वो गाजी खां को नियुक्त किया जाता है। प्रताप की रणनीति के बारे में बात करें तो महाराणा प्रताप मानसिंह सोनगरा को किले का जो प्रभार सौंपकर पहाड़ियों के रास्ते निकल गए थे, थोड़ा सा याद रखना है। अब चर्चा करते हैं अब्दुल रहीम खान ए खाना का अभियान, जो 1580 में होता है। सेना का जो पड़ाव रहता है शेरपुर में रहता है। अमर सिंह की कार्रवाई के बारे में बात करें तो महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह ने शेरपुर पर आक्रमण कर खान ए खाना के परिवार को बंदी बना लिया गया। प्रताप का आदेश था कि राणा प्रताप को पता चलने पर वह अमर सिंह से नाराज हुए और बंदी परिवार को ससम्मान रिहा करने का आदेश दिया। परिणाम यह रहता है कि साथियों अब्दुल रहीम खान ए खाना राणा प्रताप की इस चारित्रिक विशेषता से प्रभावित हुए और अभियान बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है। अब चर्चा करते हैं मेवाड़ के उद्धारक मतलब कि भामाशा के बारे में। आर्थिक सहायता मेरे भाई चूलिया ग्राम के निकट महाराणा प्रताप के मंत्री भामाशा और उनके भाई ताराचंद ने राणा प्रताप की आर्थिक सहायता की थी, याद रखना। कितनी मुद्राएं, 20,000 स्वर्ण मुद्राएं इनको दी थी। भामाशा का परिचय के बारे में बात करें तो इनका जन्म 1547 को ओसवाल परिवार में हुआ। इनका जो पिता मेरे भाई भारमल थे, जो रणथंभौर के किलेदार थे। इनका उपनाम बात करें तो इनको मेवाड़ का रक्षक, मेवाड़ का उद्धारक और मेवाड़ का कर्ण इनको कहा जाता है, ठीक है। और बात करें तो मेरे भाई भामाशा के साथ में एक और नाम आपको देखने को मिलेगा, परथाबील, याद रखना मेरे भाई। परथाबील ने भी महाराणा प्रताप की आर्थिक सहायता की थी, याद रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा मेवाड़ का मैराथन। मेवाड़ का मैराथन मतलब कि दिवेर का युद्ध कहा जाता है, 1582 में होता है अक्टूबर के अंदर से। कर्नल टोड द्वारा साथियों मेवाड़ का मैराथन इसको कहा गया था। स्थान राजसमंद के अंदर आता है। महाराणा प्रताप का जो सेनापति था अमर सिंह, जो महाराणा प्रताप का बेटा था। अन्य सहयोगी बात करें तो ईडर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर आ जाते हैं। अकबर की तरफ से बात करें तो मेरे भाई जो दिवेर का किलेदार और प्रशासक रहता है मेरे भाई, कौन रहता है, सुल्तान खां, जो अकबर का काका था, उसने किया था। युद्ध का महत्व बात करें तो मेरे भाई यह युद्ध प्रताप के गौरव का युद्ध था। यह विजयदशमी के दिन लड़ा गया था, याद रखना, आश्विन शुक्ल दशमी के अंदर, ठीक है। अब चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा दिवेर के युद्ध के बारे में। तो अमर सिंह का शौर्य बात करते हैं। अमर सिंह ने अपने भाले से एक ही प्रहार से साथियों सुल्तान खां एवं उनके घोड़े को आर पार धरती में गाड़ दिया था, याद रखना है। युद्ध का परिणाम यह रहता है कि मुगल सेना में भगदड़ मच गई और महाराणा प्रताप का निर्णायक ये रहता है कि मेरे भाई इसमें से विजय रहते हैं, ठीक। आगे बात करते हैं अंतिम मुगल अभियान जगन्नाथ कछवा के द्वारा 1584 में रहता है। विशेषता ये रहती है कि मेरे भाई यह राणा प्रताप के विरुद्ध अकबर का अंतिम अभियान था, याद रखना है। इससे सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट लगा लो इसको, ठीक है। प्रताप की कार्रवाई के बारे में बात करें तो प्रताप ने कछवा अधिकृत क्षेत्र मालपुरा पर अधिकार कर लिया गया। मालपुरा में नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर तथा सालार तालाब का भी निर्माण करवाया था, याद रखना है। कछवा का अंत यहाँ पर से होता है। तो देखो साथियों, वापस लौटते समय मांडलगढ़ भीलवाड़ा में जगन्नाथ कछवा की यहाँ पर से मृत्यु हो जाती है और उनकी 32 खंभों की छतरी है वो मांडलगढ़ में आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा चावंड के बारे में, जो प्रताप की नई राजधानी थी, 1585 में बनाई जाती है।
चावंड का युद्ध के बारे में बात करें तो महाराणा प्रताप और लूणिया चावंडिया मतलब कि इसके मध्य होता है और इसमें से प्रताप विजय रहते हैं। चावंड को राजधानी बनाया गया। प्रताप की अंतिम और संकटकालीन राजधानी थी, ये भी याद रखना। 12 वर्षों तक प्रताप की राजधानी रही, 1585 से 1597 तक। कुल 28 वर्षों तक मेवाड़ की राजधानी रही। बाद में साथियों अमर सिंह के समय तक, यहाँ पर से थोड़ा सा याद रखना। निर्माण के बारे में बात करें तो प्रताप ने यहाँ पर से चावंड माता का मंदिर बनाया था, ये भी याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं साथियों महाराणा प्रताप के अंतिम वर्ष के बारे में। तो साथियों क्षेत्रों पर पुनः अधिकार हो जाता है। मृत्यु से पूर्व साथियों प्रताप ने मांडलगढ़ और चित्तौड़ के अलावा साथियों संपूर्ण मेवाड़ क्षेत्र पर पुनः अधिकार कर लिया था। शासनकाल के बारे में बात करें तो मेरे भाई प्रताप ने 24 वर्ष 11 माह तक शासन किया था, ये भी थोड़ा सा याद रखना है। अब बात करते हैं एक युग के अंत के बारे में। तो साथियों महाराणा प्रताप के निधन के बारे में बात करते हैं। इनका जो निधन होता है वो 19 जनवरी 1597 को चावंड में होता है, याद रखना। इनका जो दाह संस्कार होता है बारडोली उदयपुर में होता है, जहाँ पर से प्रताप की 8 खंभों की छतरी है, ये भी याद रखना है। अकबर की प्रतिक्रिया के बारे में बात करें तो महाराणा प्रताप की मृत्यु पर अकबर की आंखें में आंसू आ गए थे। जानकारी के स्रोत के बारे में बात करें तो नाम आता मेरे भाई कवि दुर्शन हाड़ा की रचनाएं हैं। नाम आता मेरे भाई कौन सा आता है, विरुद्ध छतरी, और दूसरा नाम आता है मेरे भाई किरतार बावनी, ये थोड़ा सा याद रखना। दूसरा बात करें तो मेरे भाई सिंह का कथन था प्रताप की देशभक्ति उसका एकमात्र अपराध था, याद रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं मेरे भाई युद्ध से परे महाराणा प्रताप की ज्ञान सभा के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो देखो साथियों जो प्रताप के गुरु रहते हैं राघवेंद्र रहते हैं, याद रखना है। दूसरा बात करें मेरे भाई यहाँ पर से नाम आता देखो मालवा साधु और रामा साधु, ये चारण कवि थे, ये भी थोड़ा सा याद रखना। हेमरतन सूरी, इसकी जो रचना आती है मेरे भाई गोरा बादल पद्मिनी चौपाई, ये भी थोड़ा सा याद रखना। ताराचंद भामासा के भाई थे, ये भी याद रखना। दूसरा नाम बात करते हैं मेरे भाई सादुल नाथ त्रिवेदी, इन्होंने मंडोर की जागीर दी थी, ये भी थोड़ा सा याद रखना। अब बात करते हैं प्रताप के प्रमुख दरबारी विद्वानों के बारे में। बहुत बार पूछा जाता चक्रपाणी मिश्र के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो चक्रपाणी मिश्र की जो प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करें तो मेरे भाई राज्याभिषेक पद्धति राज तिलक के विधि का वर्णन आपको देखने को मिलता है। दूसरा बात करते हैं मुहूर्त माला जो ज्योतिषी और मुहूर्त से संबंधित है। दूसरा बात करते हैं विश्व वल्लभ जो उद्यान विज्ञान की जानकारी देती है। दूसरा बात करते हैं व्यवहार दर्शन तो साथियों विभिन्न धर्मों और अनुष्ठानों से संबंधित आपको देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं मेरे भाई प्रताप की अमर गाथा साहित्य और स्मारकों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जीवधर, इसकी जो रचना आ जाती है मेरे भाई कौन सी आती है, नाम आता है अमरसार। दूसरा बात करते हैं गिरधर आसिया, इनकी जो रचना आती है मेरे भाई संगत रासो, याद रखना। जो महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह का वर्णन आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। दूसरा आता है मेरे भाई श्याम नारायण पांडे, इनकी कविता आती है मेरे भाई राणा प्रताप की तलवार। दूसरा बात करते हैं कन्हैयालाल सेठिया, इनकी कविता आती है पातल और पीतल, ये बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं इनका जो स्मारक है वो मोती मगरी उदयपुर में है, ये थोड़ा सा याद रखना है। आगे बात करते हैं विरासत का हस्तांतरण मतलब कि महाराणा अमर सिंह प्रथम के बारे में अपन चर्चा करेंगे जो 1597 से 1620 तक आपको देखने को मिलता है, ठीक। इसमें से आपको क्या देखने को मिलेगा, इनका जन्म होता है 16 मार्च 1559 को होता है। इनके माता पिता के बारे में बात करें तो अजबदेव पंवार और महाराणा प्रताप थे। इनका जो राज्याभिषेक होता है वो 19 जनवरी 1597 को चावंड में होता है, ये थोड़ा सा याद रखना। स्पेशल फैक्ट के बारे में बात करें तो महाराणा अमर सिंह के काल को साथियों राजपूताने का अभ्युदय काल कहते हैं, ये थोड़ा सा याद रखना। अब देखो साथियों यहाँ पर से क्या होता है कि दो सम्राटों का सामना आपको देखने को मिलता है। समकालीन मुगल बादशाह आपको देखने को मिलता है, एक तरफ तो अकबर था, ठीक है, और इधर आपको जहांगीर देखने को मिलता है। मतलब कि साथियों जो महाराणा अमर सिंह है ये दो मुगल बादशाहों के समकालीन माने जाते हैं। अकबर 1556 से 1605 तक था, फिर जहांगीर आता है 1605 से 1627 तक आपको देखने को मिलता है, जबकि महाराणा अमर सिंह का जो शासनकाल था वो 1597 से 1620 तक आपको देखने को मिल जाता है। अमर सिंह ने अपने शासनकाल में अकबर के अंतिम वर्षों तथा जहांगीर के प्रारंभिक वर्षों का सामना किया था, याद रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं अकबर का अंतिम प्रयास सलीम का मेवाड़ अभियान 1599 को होता है मेरे भाई। 1599 में सम्राट अकबर ने अपने पुत्र सलीम बोले तो जहांगीर को मेवाड़ पर एक अभियान भेजा मेरे भाई, ठीक है। बाद में क्या होता है कि सलीम उदयपुर में कुछ दिनों तक रहा परंतु कोई विशेष सफलता प्राप्त किए बिना ही वापस लौट गया। यह अभियान जहांगीर की मेवाड़ के प्रति व्यक्तिगत रुचि की शुरुआत थी, ये थोड़ा सा याद रखना है। आगे बात करते हैं मेरे भाई पहली बड़ी चुनौती, सबसे पहले बहुत बार पूछा था ऊंटाला का युद्ध 1600 में होता है।
स्थान कहाँ है मेरे भाई, वल्लभनगर उदयपुर में होता है। इसमें से साथियों कौन किस किसके मध्य होता है, मेवाड़ी सेना का जो नेतृत्व करता है महाराणा अमर सिंह प्रथम करते हैं। वहीं मुगल सेना की तरफ से बात करें तो मेरे भाई ऊंटाला किले के किलेदार रहते हैं कायम खां, जो अकबर द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, उनके मध्य होता है। परिणाम ये रहता है मेरे भाई कि महाराणा अमर सिंह यहाँ पर से विजय रहते हैं, थोड़ा सा याद रखना है। अब बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर से हरावल का सम्मान बोले तो चुंडावत बनाम सक्तावत के बारे में अपन बात करते हैं। युद्ध का उद्देश्य मेरे भाई अकबर को यह दिखाना कि मेवाड़ी सेना न केवल रक्षात्मक बल्कि आक्रमण तक युद्ध के किलों से भेज सकती है। ठीक है, युद्ध की विशेष घटना के बारे में बात करें तो सेना के अग्रिम दस्ते बोले तो हरावल का नेतृत्व करने के सम्मान में चुंडावत और सक्तावत सरदारों के बीच में तीव्र प्रतिस्पर्धा आपको देखने को मिलता है। चुंडावत सरदार बात करें तो जयतर सिंह चुंडावत था और सक्तावत सरदार बात करें तो बल्लू सिंह सक्तावत आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, इन दोनों के मध्य एक स्टोरी है साथियों, उस स्टोरी को ज़्यादा देखने को जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें से टाइम खराब होगा स्टोरी के अंदर से। ठीक है, आगे बात करते हैं नए बादशाह नई चुनौतियां, जहांगीर का मेवाड़ अभियान आपको देखने को मिलेगा। 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर मुगल बादशाह बना। बादशाह बनते ही जहांगीर ने मेवाड़ को अधीन करने के लिए एक के बाद एक कई सैन्य अभियान भेजे। यह जहांगीर के शासनकाल की सबसे बड़ी प्राथमिकता में से एक था। जहांगीर क्या सोचता था कि साथियों मैं कैसे भी करके मेवाड़ को अपने अधीन करना चाहता हूँ, लेकिन वो कभी भी सफल नहीं हो सका। अब देखते हैं मेरे भाई जो जहांगीर के द्वारा अभियान भेजे जाते हैं उनके बारे में। मुगलों के निरंतर अभियान प्रयास बात करते हैं। 1605 से लेकर 1613 तक भेजे जाते हैं। 1605 में शहजादे परवेज के नेतृत्व में भेजा जाता है अभियान, लेकिन निर्णय क्या रहता है, अनिर्णायक रहता है। 1608 में साथियों याद रखना महाबत खां के नेतृत्व में भेजा जाता है, असफल रहता है। 1609 में अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में भेजा जाता है, ये भी असफल रहता है। 1611 से 1612 में बात करें तो साथियों राजा बसु के नेतृत्व में भेजा जाता है, ये भी असफल रहता है। 1613 में साथियों मिर्जा अजीज कोकांग के नेतृत्व में भेजा जाता है, ये भी अनिर्णायक रहता है। मतलब कि साथियों जितने भी अभियान भेजे थे वो सारे के सारे साथियों असफल रहते हैं। ठीक, तो ये वाली क्लास अपनी ये समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि साथियों आपको मज़ा आ रहा होगा हिस्ट्री पढ़ने के अंदर से, और साथ ही साथियों आपकी करंट अफेयर की क्लास है जो पीबीआई और सूजस पर आधारित जो एमसीक्यूज चल रहे हैं उनको देखना मत भूला करो। बहुत बढ़िया सवाल बनाकर आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। साथ ही बात करें तो साथियों आपकी जो टेक वाली क्लासेज हैं वो भी स्टार्ट कर दी गई है मेरे भाई। एक क्लास डाली है, उसको जाकर देखना न भूलें मेरे भाई। और जितना भी प्रयास होगा मैं अपना बेस्ट करने का प्रयास करूंगा। अगर कोई भी कमी रहती है तो मेरे भाई कमेंट कर दिया करो, उसको अपन सुधार करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। इस क्लास की जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी।